सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरिहर। उम्मीद नमस्ते करते हैं दीदी। आप लोग खूब बढ़िया होंगे। नमस्ते जानकी दी, सुशील भैया, मानसी बहन। मानसी बहन, मुझे लगता है बिटिया के अभी एग्जाम्स खत्म हो गए। मानसी बहन है कि अंकित भाई? बढ़िया। विलास भाई, आपका स्वागत है। चलिए, 7:31 हो गए हैं और मुझे लगता है लोग कई बारी 7:30 बजे उनकी दूसरी क्लास खत्म होती है और उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो एक एक करके अभी सब बस आ ही रहे हैं। बढ़िया। नमस्ते कृष्ण भाई। हाँ नमस्ते दीदी। एक्चुअली नम- मॉर्निंग मीटिंग खत्म हुई जस्ट, इसलिए हाँ मैं हाँ, आपसे अब खत्म हो गया वो, इधर मैंने ज्वाइन कर लिया दीदी। मैं यही नमस्ते। बोल थी आपके आने के पहले कि अधिकतर लोग हैं ना, जब भी मतलब उनका दूसरा क्लास खत्म होता है और फिर तुरंत इधर आ जाते हैं। बढ़िया हाँ है। दीदी, आप अभी सभी अभी का तो दीदी जी। 4:45 5 6 तो उनका दीदी का, पाठक दीदी का हाँ चलता है। फिर हाँ। 6 to 7 उनका चलता है। 7 to 7:30 वो ज्वाइन कर पाता हूँ मॉर्निंग मीटिंग, वो केवल हाफ एन अच्छा आवर। और अच्छा। फिर आपका जैसे स्टार्ट होता है इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। बढ़िया है, आपकी लगन बहुत बढ़िया है भैया, है ना।
कोशिश संबोधि कर रहा हूँ। महेश्वरी बहन हमारे साथ हैं, है ना? हम चाहेंगे कि आज इनसे मुलाकात करें। संबोधि दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर हो सके तो आपका वीडियो ऑन कीजिए, आपको देखना भी चाहेंगे। जी। थोड़ी सी देर में मैं ऑन करती हूँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत है आपका, थोड़ा अपने बारे में बताइए? जी। थैंक यू। मैं अभी आई एम 23 इयर्स ओल्ड और मैं अभी जॉब कर रही हूँ। मैंने फैशन कम्युनिकेशन से पढ़ाई किया है हुँ। और मैं अभी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मैं डांस करती हूँ, आर्ट करती हूँ और थोड़ा बहुत पापा के साथ में ये सब लर्निंग्स में भी इन्वॉल्व हो रही हूँ धीरे-धीरे। हुँ, हुँ। बट अभी मैं बस उठी हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई हूँ। बढ़िया, ये तो हमारे पास 23 वर्ष मुझे लगता है ज़िंदगी की एक बढ़िया एक उम्र होती है। मुझे किसी ने हालाँकि मैं अब इन बातों पे बहुत विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने कहा था 23 इयर्स जो एक एज होता है ना, दिस नंबर इज़ यूजुअली द टर्निंग पॉइंट ऑफ मेनी पीपल्स लाइफ। देयर इज़ अ स्टडी लाइक दैट आल्सो। कि 23rd ईयर होता है, एक 36 ईयर ऑफ योर लाइफ होता है, वेयर यू यूजुअली टेक अ टर्न। तो आई वाज़ जस्ट रिमाइंडेड ऑफ व्हेन यू सेड ना कि आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो संबोधि, ये बताओ बेटा, कैसे दर्शन से कैसे जुड़ गए? आपके पापा जुड़े हुए हैं? जी, पापा जुड़े हैं और फिर पापा बहुत ही इससे इंस्पायर्ड भी हैं। बहुत खुश हैं वो और वो मेरे पापा हमेशा ही मुझे स्पिरिचुअली और एज़ अ ह्यूमन वो हमेशा मुझे ग्रो करना चाहते हैं वाओ! और सारा उनका एफ़र्ट उसमें हमेशा लगा रहा है। तो पापा को ये बहुत इंस्पायर किया और पापा ने बोला कि मतलब करना ही करना चाहिए ये तो आपको 100%। एंड मोड बात किस है। करियर और सबसे ज़्यादा ऊपर अपनी वैल्यूज सबसे ज़्यादा ऊपर है। सो क्या नाम है आपके पापा का? कृष्ण गोपाल बदादा। ओह! अच्छा। ओके, ओके। क्या बात है। ठीक, बढ़िया। हमारे संबोधि जानते हैं, हमारे सेशन में अभी थोड़ी देर में हमारे पिताजी भी जुड़ेंगे, हमारी फिर बहन भी जुड़ेगी। जो हमारी बहन, मैंने एक दिन मिलवाया था कि वो बहन भी हैं और हमारी बिटिया भी हैं, ऐसी हैं। उनकी उम्र अभी लगभग 25 वर्ष के करीब है। तो बढ़िया है, स्वागत है आपका, है ना संबोधि? एन्जॉय करते हैं ये सेशंस? मज़ा आती है हाँ, आपको? हाँ, हाँ, हाँ। बढ़िया। दीदी दीदी, संबोधि को कनेक्ट करने का मुझे सबसे सही प्लेटफॉर्म यही लगा था कि यहाँ अच्छा। से ये थोड़ा सा अपना एंट्री बना पाएगी। अदरवाइज मैंने इसको यूएचवी 1 में भी हुँ। कहा था, ज्वाइन भी किया था इसने, बट अच्छा। वहाँ इसका कनेक्ट नहीं बन पाया। थोड़ा तो लैंग्वेज का भी रहता है, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन में हिंदी को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और हाँ। थोड़ा सा वो लोग जिस तल से या जहाँ से बात करते हैं, तो एकदम इस एज के बच्चों को मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था। अच्छा, तो भैया ध्यान में कभी गया ही नहीं मुझे, मतलब वही है ना कि अब कनेक्शन बैठा। आपने वो रिक्वेस्ट क्यों किया था संबोधि फिर? ठीक हाँ बात दीदी, है। तो फिर हाँ। मुझे लगा कि ये यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो हुँ। अभी जस्ट मैंने इसको फोन करके उठाया था और इसने ज्वाइन कर लिया। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम से होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सब चीजें शामिल हैं थोड़ी सी, और प्लस हुँ, आपका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा इजी करके, प्लस नए लोग भी या जो यंग जनरेशन समझ सके। हुँ, हुँ। एक एक यंग व्यक्ति जब बात कर रहा है तो यंग जनरेशन ज्यादा अच्छे से उसको ले पाती है, नहीं तो वो सोचते हैं 50 साल के लोगों का काम है, वैसा थोड़ा सा कनेक्ट नहीं बैठ पाता है। तो हाँ, कृष्ण भैया आपने बहुत अच्छा किया, संबोधि से हमारी मुलाकात करा दी इसी बहाने। देखिए, मैं आपके साथ थोड़ी-सी शेयरिंग कर लेती हूँ, तब तक और लोग भी जॉइन हो जाएँ। हर्षिता मेरी बहन, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको बोला भी था अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। तो उसके साथ 2 वर्ष पहले ऐसा मैंने मन बनाया, उसको 2019 में मैंने इंट्रोड्यूस किया था दर्शन से, और वो अपने आप ही स्वयं स्फूर्त उसको था कि क्या हो रहा है दीदी, के ना क्या ये, मतलब अब ये ऐसा क्या पढ़ रही है कि एकदम बदलती जा रही है। तो वो विधि से वो अपने आप स्वयं स्फूर्त आगे बढ़ी, लेकिन 2 वर्ष पहले मैंने उसके साथ एक इट वाज़ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, है ना, एक बहुत ही सजगता पूर्वक मैंने उसके साथ संवाद
को स्थापित किया और हम लोग हर रोज़ संवाद करते थे। फिर मीनवाइल मैं बहुत सारी क्लासेस भी लेती हूँ, तो उसमें भी उसको इनवाइट किया और अभी संबोधि के आने से मेरे वापस ध्यान में एक बात गई है कि कुछ ऐसे सेशंस हम युवाओं के लिए भी रखेंगे। युवाओं का मतलब युवा कुछ अलग नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि दर्शन जो है ना, दर्शन की पिपासा कैसे उनमें बने, इसकी मतलब हमें इतनी बड़ी बात को समझने की आवश्यकता को बना देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। वो बनने की एक यात्रा होती है हर किसी की और उस यात्रा को हम थोड़ा-सा स्पीड कर सकते हैं, अगर हम संवाद कर पाते हैं तो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा 2 वर्ष में हम जो जाँच के देखें, ऐसा मेरा जाँच के देखी हुई बात है। तो जब हमें किसी का सहयोग मिल जाता है, तो वो जाँच मतलब वो यात्रा जल्दी से आगे बढ़ जाती है। संबोधि के लिए खास मैं एक बात शेयर करती हूँ। 23 वर्ष की उम्र में मेरे पहले जो मेंटर थे, वो मुझे मिले और चूँकि वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझसे ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे कि हमारे अंदर दर्शन को समझने की एक सहज मुझे लगता है ये योग्यता आ गई। अगर वो मुझे उस उम्र में नहीं मिले होते और उन्होंने मुझसे अजीब-अजीब से जो भी क्वेश्चन्स पूछे थे, वो नहीं पूछे होते तो मेरा ध्यान शायद कभी भी इस तरफ नहीं जाता, है ना? ठीक है, ये कहानी मैं ज़रूर कभी आगे शेयर करूँगी। जी, अ, देखो कैसी जी। कैसी पूरकता होती है। 23 में हुँ, आपको किसने इस तरह का मेंटरिंग किया तो आपको एक एक डायरेक्शन मिली और उसके बाद आपने अपने आप को एक अच्छी स्थिति में आप मैं देख पा रहा हूँ। तो बिल्कुल। 23 में अब आप मेंटर मिल गई हूँ संबोधि को, तो जी, मैं भी हाँ, कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन आपकी कोशिश और ज़्यादा कारगर हो सकती है। आपके साइंटिफिक तरीके हैं बताने के भी और बिल्कुल। दूसरा जो अभी का जो परिस्थिति है उसको आप मेरे से बेटर समझते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। तो बिल्कुल दीदी, और संबोधि संबोधि हाँ, में एक लेवल जी, की समझ है दीदी। थोड़ा-सा बिल्कुल मैंने आपसे होगी। कहा भी था कि अभी जो ये वाला जो एज है, करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा समय उसमें भी देना पड़ता है क्योंकि अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड अप करना है जी, और वो अच्छे से कर भी रही हैं। और फिर ये फील्ड भी जो है थोड़ा चैलेंजिंग फील्ड है। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो, मेडिकल करते हो, वहाँ पे एक फिक्स हुँ, आपका आगे जॉब्स वगैरह होती है। लेकिन फैशन वगैरह जो फील्ड है उसमें आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। यस, 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 तो शी यस। इज़ डूइंग वेल एंड बिल्कुल, धीरे-धीरे अब उस एज ग्रुप में भी आ रही हैं जहाँ पे आगे रिश्ते वगैरह की बात भी, मतलब रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ पे वो बिल्कुल, भी अपना बिल्कुल। एक सही पार्टनर मिल जाए उसके बारे में सोच रही हैं और हम भी सोच रहे हैं उस बारे में। तो और ये भी एक जी, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। तो इस तरह के हुँ, बच्चों के लिए जो कॉलेज से निकल चुके हैं, उनके लिए अभी कहीं कंटेंट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। कॉलेज में तो जैसे हुँ, पढ़ाया जा रहा है, यूएचवी 1, यूएचवी 2 पढ़ाया जा रहा है। बड़े लोग अपना जी, आप ही अपने जीवन के अनुभवों से इस तरफ आने की कोशिश करते ही हैं, जो जीवन के हुँ, जो सारे अनुभव कहीं-कहीं दबाव बनते ही हैं और ले ही आते हैं। ये जो एज ग्रुप है, इसमें थोड़ा-सा अगर कंटेंट मिल जाए और समझाने वाला थोड़ा ठीक से हो, समझा हुँ, दे और उनमें भी हुँ, समझने की उत्सुकता तो हो, तो वो बेसिक उत्सुकता इसमें संबोधि में है, बेसिक समझ और उत्सुकता मैंने महसूस की है। तो इसीलिए मैंने इनको बोला और इन्होंने मेरी बात को रखा भी है। उसके लिए मैं अनुग्रहित भी हूँ, इनका भी और आपका भी दीदी। आगे की यात्रा हुँ, देखते हैं कैसे चलती है। जी, जी। जी। संबोधि क्या कहना चाहती हैं? बस पापा की रिक्वेस्ट वैसे भी कभी मैं मना नहीं कर पाती, ना मैं पापा की कर पाती हूँ, ना पापा मेरी रिक्वेस्ट मना कर पाते हैं। तो ये वाव! अपना इंटरनल बॉन्ड बन चुका है इस तरह का कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। और खैर मेरे लिए मेरे मम्मी-पापा के ऊपर लाइफ में अभी तक तो मतलब बहुत बड़ा ये है और उसको रिस्पेक्ट करना आई थिंक मेरे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करती हूँ करने का बेस्ट अपना एफर्ट, बट हाँ 100% नहीं कर पाती हूँ, पर अब शायद इन वैल्यूज़ के साथ मैं और भी चीज़ें बेटर तरीके से कर पाऊँ रिलेशनशिप को, और जनरल नेचर और सोसाइटल लेवल पे भी थोड़ा बढ़ पाऊँ। वाव! मतलब मैं पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद मेरी योग्यता बन गई क्या? कि मैं इन विषयों पर बात कर सकूँ। मैं 1-2 वर्ष तक अपनी बहन के साथ इन्हीं इन्हीं मुद्दों पर लगातार एक चर्चा का क्रम चला और मैं तो खुद ही अभिभूत हूँ कि कितना गहराई से मैं उसको कहती हूँ, आज हर्षिता है नहीं, मुझे उसकी कमी बहुत खल रही है। थोड़ा शायद लेट सोई होगी कल, तो आज लेट उठेंगी या जो भी कारणवश। तो मैं उससे हमेशा बोलती हूँ कि हर्षिता, मैं ऐसे पीछे मुड़ती हूँ तो मुझे बस बिल्कुल तुम ही दिखाई पड़ती हो, कि ऐसा लगता है सिर्फ़ पीछे मुड़ने भर की देर है
और बिना कहे सब समझ जाएंगे। तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जनरेशन खराब हो गई है या अम, ये जनरेशन नहीं समझ पाएगी। आश्चर्यजनक रूप से मेरा व्यू पॉइंट एकदम इससे भिन्न है। मेरा ऐसा, अभी मैं अपने हिसाब से मानना क्या कहूँ, मेरा जितना भी आज तक का लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और या तो पता नहीं मुझे ऐसे लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। हम हमारे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चों के साथ किया काम किए, एक से एक बढ़ के, और वो सारे लोगों को कई बारी साइकोलॉजिस्ट ने, कई बारी स्कूल में किसी किसी प्रॉब्लम के साथ डायग्नोस कर देते थे कि भैया ये बच्चे को एडीएचडी है, ये बच्चे को ऐसा है, ऐसा है। पर हमको तो ऐसा कभी भी नहीं मिला कि कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि आई ऑलवेज़ केप्ट थिंकिंग कि हाउ कैन आई प्रेज़ेंट दिस बेटर? ये एक थॉट प्रोसेस मेरे भीतर हमेशा 2014 के बाद से ये लगातार बने रहा। तो इसका भी ज़रूर कुछ कंट्रीब्यूशन रहा ही होगा कि मैं उस चीज़ को, कंटेंट जो है मुझे उसको कैसे कहना है, इसको समझने के लिए ज़रूर प्रयासरत रहते थे। और बाकी तो संबोधि बिटिया, तुम्हारी जैसी तुमने कहा ना कि पिताजी हमारी बात ना नहीं करते, हम पिताजी की बात ना नहीं करते, सिमिलर बॉन्ड मैं अपने पिताजी के साथ शेयर करती हूँ। वो शुरुआत जब हुई थी इन सेशंस की तब आए थे और हमने काफ़ी क्लास के दौरान बातें भी करी थी, फिर से उनको एक दिन बुलाएँगे और बात करेंगे। तो ऐसे ही होता रहा कि वो आध्यात्मिकता के बहुत सारे पुट जब मैं छोटी थी तो वो मेरे लिए खोलते रहे, और फिर जब हम बड़े हो गए खुद ही एक्सप्लोर करने लगे तो हम एक्सप्लोर करते रहे और उनको बताते रहे। इस क्रम में अभी वो अध्ययन से जुड़े हुए हैं, अभी कानपुर संस्थान में कुछ चल रही क्लासेस, तो वहाँ पर भी एक दिन जाके हो आए, ठीक है? अपना लगा लेते हैं वीडियोज़ या ऑडियोज़ सुनते रहते हैं सारा दिन। तो ये आई कैन टोटली आई टोटली शेयर द एक्सपीरियंस हियर। पता है जी। जो एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो आपने बोला जनरेशन के लिए सब लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उस बात से बहुत अग्री भी करती हूँ, पर सिर्फ इतना सा बोलना चाहती हूँ कि इस जनरेशन के लोग खुद को ढूंढने में इतना जोर से लग गए अब कि वो लोग थोड़े रिबेलियस हो गए, थोड़ा उनका तरीका अलग हो गया है। मतलब उन इजीली सेटलमेंट पे नहीं बिलीव करते हैं, इंटेंस जाने की कोशिश करते हैं। अगर काम भी कर रहे हैं तो काम को सिर्फ काम के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी निकाल कर और एक लाइफ में बहुत बैलेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल में, जो कि हाँ, हमारे सोसाइटी में अभी बहुत लॉस्ट है। कि आई एग्री। लोग मतलब आज जॉब लोग इसलिए करते हैं कि हमें सिर्फ एक लाइफ चलाने के लिए जॉब करने की ज़रूरत है। पर हम लोग जिस तरह से अभी प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं वो इसलिए कि हम पूरी आधी से ज़्यादा लाइफ जॉब में ही चले जाती है हमारी। हम यस। पढ़ाई करते हैं, स्कूल 9 घंटे जाते हैं, उतना ज़रूरत ही नहीं, और फिर जो चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है, जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ तो मिसिंग है। जो स्कूल में सब्जेक्ट्स होने चाहिए उससे तो पता नहीं हम लोग क्या ही बिल्कुल एकदम डिफरेंट चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं। तो सही है ना। तो संबोधि, सारी बातें बात की तो मुझे आपकी सही लगी। आप जो पहला वर्ड आपने रिबेलियन बोला उसको हटा दीजिए। आप सही हैं। आप इसमें रिबेलियन क्या हो गया? नहीं, ये लोगों का हमारी जनरेशन की तरफ परसेप्शन तो है, मेरा नहीं है। मैं कहती हूँ अरे जी एक व्यक्ति अपनी अपनी बात को रखने में सक्षम हो गया, इसमें रिबेलियन कहाँ से हो गया? जी ये तो सक्षम हो गया ना। ये तो अपनी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए बहुत स्ट्रांग हाँ, हो गए ये हाँ। जनरेशन। वही तो, अपनी अपनी बात को रखना, अपने तर्क को प्रस्तुत करना, अ, भीतर गहरी पीड़ा होना, प्यास होना, समझने की क्षमता होना, तो ये तो बेटा मजबूती है ना, ये कमजोरी जी कब से बन गई? जी जी है जी ना? यस। तो आई काइंड ऑफ एन्जॉय द एम्पावरमेंट दैट कम्स विद एजुकेशन। सो बढ़िया, बढ़िया मजा आ गया संबोधि आपसे मिलके। मुझे भी चलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। थोड़े दिन से सुन रही हूँ। बस कभी कभी आपके वर्ड थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, पर पापा बोलते कि हिंदी में भी आपकी पकड़ बन जाएंगे अगर आप ये सब समझने लग गए तो। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि संबोधि हैं कौन? संबोधि अगर 23 वर्ष की हैं तो अब उनके हिसाब से भी शब्दों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, है ना? थैंक यू सो है ना? तो मच। मुझे मुझे अभी मुझे लगता है कि इसलिए मुझे मिलना, देखना, एक बार मेरा बैठता है ना तो मुझे पता चलता है कि ऑडियंस कौन है, कौन सुन रहा है।
व्यक्तिगत रूप से मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जनक, हम दोनों आपस में अंग्रेजी में ही बात करते हैं, क्योंकि हेलो, यस, नाउ आई कैन कनेक्ट। थोड़ी सोचती हूँ, पर यस, हाँ, आपके लिए इधर हूँ। yes, yes, yes. So, because he was born and raised in Africa, Kenya, I hope now everybody will understand English. तो हमारी जो हम पहले से ही कन्वर्सेशन है वो अंग्रेजी में ही चल रहा है। तो ऐसा हुआ, पर अच्छी बात ये रही कि मैं जहाँ से आती हूँ और मैं जिस स्कूल में पढ़ी, तो वहाँ बहुत अच्छी हिंदी हमको सिखाई गई थी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों चीज़ का हमने ठीक से अध्ययन किया था। तो हमको थोड़ी अनुकूलता हो गई ना, इट वाज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट स्टिल मेरी भाषा में अभी भी मुझे प्रयास पूर्वक वापस हिंदी पे स्विच करना पड़ता है, वापस इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है, वो अब चलने लग जाता है। सही कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हिंदी में बोल पाऊँ उतना अच्छा है, ताकि सेशन को भी रिस्पेक्ट करते हुए कि हिंदी सेशन है, और मेरी भी हिंदी इससे बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आज कल मैं क्लास के बाद अपना अध्ययन कर रही थी, तो और मैंने एक बात सुनी, मैं किसी का सेशन ऐसे ही सुन रही थी, और उसमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था उन्हें कि इसका सरलीकरण किया जाए। तो मैं एक छोटी-सी बात, मतलब नहीं, मुझे याद आया, मैं हर्षिता, मेरी बहन से ही बात कर रही थी, और उसने बोला कि सरलीकरण मतलब थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई हो जाए तो बढ़िया हो जाए। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये बात आपको समझ में आई? संबोधि, आपको समझ में आई? आपने साइंस पढ़ी है? अच्छा, कोई बात नहीं। आपको ये समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, प्लस 2ab, ये समझ में आ गया? जब मैंने आपको बोला, आपके सामने एक चित्र की तरह वो बनते चला गया, a प्लस बी, ब्रैकेट लगा होगा, उसके ऊपर एक स्क्वायर चढ़ा होगा, फिर इक्वल टू का साइन, दिस हैपेंड ना? तो जो सत्य है ना, इसी प्रकार से इसका सरलीकरण नहीं होता है, इसका सामान्यीकरण होता है। कैसे होता है? शिक्षा विधि से होता है। हम और तुम एक स्तर पर आ गए, हमने इसको सरलीकरण नहीं किया, है ना? वी डिड नॉट सिंप्लीफाई इट, है ना? हमने इसको समझने का प्रयास किया, है ना? मैं 2007 में या 2007 में, करेक्ट, 6 या 7 की बात भूल गई मैं भी तो। आईआईटी कानपुर में मैं फ्रेंच, मेरा शौक था भाषाएं समझने का, ठीक? तो मेरे मन में आया कि हम फ्रेंच सीखें। हमने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बोले ठीक, तो हमारा एडमिशन हो गया। हम पहली क्लास में पहुंचे और वहां पर सिखाया जा रहा था, माई नेम इज शालिनी, एंड एवरीबडी वाज सपोज टू से je m'appelle शालिनी और je m'appelle जो भी उनका नाम था। एक बच्चा था उसमें, और उसमें उस क्लास में 120 लोग थे कुल, और तब हम ज नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि हमें ज बोलने की आदत थी, ज बोलने की आदत थी, ज बोलने की आदत नहीं थी। फ्रेंच में जो ये वर्ड रहता है, निकले ही ना किसी के मुंह से। अब हिंदी भाषी ज्यादातर लोग या थोड़े गांवों से भी होते थे उस समय, आईआईटी के काफी सारे लोग अलग अलग बिहार और यहाँ सब भी होते, तो उनकी अलग एक टोनालिटी रहती है, तो निकले ना। कुछ बच्चे वहां आए तो बोलते हैं, किसी ने उसको बोल दिया धक्का मार के, कैसे बोल, जैम, एप्पल, अपना नाम। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसा बोलने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये सरलीकरण के चक्कर में ये सरलीकरण शुरू हुआ। लेकिन मुझे ये था कि इसको सही से ऐसा ही बोलना है जैसे बोला जाता है, जैसा कहा जाता है। तो ये जैम, एप्पल और अपने मन गढ़ंत, जो मतलब मन गढ़ंत नहीं, मतलब उसको मैच कर करके देखना, एक सहज अनुकूलता यही होती कि ला उसको अपने तरफ से कुछ उसको फोल्ड किया जाए, मोल्ड किया जाए। उस चक्कर में संबोधि आखिरी में केवल 12 बच्चे, है ना, फ्रेंच को पास किए। बहुत जल्दी उसमें 120 में से 30 बच्चे हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के अंत में, क्योंकि सब लोग उसको अपनी के साथ बिठाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वो एक अलग भाषा है। हैं, और यहाँ पर क्या हो, तो कुछ 30 लोग थे, उसमें अधिकतर लड़कियां ही थी। 5-6 हम लोगों का एक ग्रुप फॉर्म हो गया था, और कुछ एक लड़के बचे। आखिरी में केवल 7 लोग उस कोर्स को पास किए अंत में इंटरव्यू के साथ, ठीक है? लेसन लर्नड सरलीकरण नहीं, सामान्यीकरण। और इसी की बात बाबा जी करते हैं, शिक्षा विधि से ऐसा होता है। हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, हर बच्चे के साथ बातचीत होगी, हो जाएगा। स्कूल क्या है, बातचीत की जगह ही तो है बातचीत की जगह है, ठीक है। आजकल का स्कूल थोड़ा अलग है ना, वो डिसिप्लिन करना, ये सब चीजें। एक समय के बाद स्कूल कैसा होगा, स्कूल परिवार जैसा होगा, परिवार स्कूल जैसा होगा, हम सब सीख जाते हैं। और जीवन का, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा, ज्यादा जीवन में उपयोगी ज्ञान हम घर में ही सीखते हैं। मैंने तो मेरे घर में ही सीखा, है ना, कुछ बातें
ऐसी माता-पिता बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, लगता है हाँ, ऐसा ठीक है। स्कूल वाला तो देखिए याद नहीं आ रहा है, फीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। करेंगे भी क्या इस बात का? ठीक है, जीवन में किस इसकी उपयोगिता साबित नहीं हो पाती है, मुझे क्योंकि लगा मैंने स्कूल में सबसे ज्यादा आर्ट्स एंड क्राफ्ट और डांसिंग करे। कल मैं एक और चीज़ पढ़ रही थी, मतलब सुन रही थी बाबा जी को, तो बाबा जी से पूछा कि किसी ने कि बाबा जी साहित्य और कला की स्थिति तो बहुत खराब है ना? क्योंकि साहित्य किस जैसे अभी देखो एक छोटी-सी बात, सॉरी एवरीवन, आज हम लोग कुछ थोड़ा-सा डिस्कशन संबोधि के साथ ही बढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन क्योंकि जा रहा है। थोड़ी देर में हम लोग अपना वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो जैसे मान लो अभी आजकल कौन से पॉपुलर सिंगर चल रहे हैं? अभी मीका सिंह तो पुराना हो गया, अभी वो जो आया है ना, अरिजीत सिंह, एपी ढिल्लों और बताओ, वो मैं और तो क्या वो जो अभी देखो मेरा ज्ञान इतना कमज़ोर है। आप मार्शमैलो की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो ये सब टेलर अरे मोटा-सा, बड़ा-सा एक आदमी जैसा है वो, बादशाह। बादशाह, यस, 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 बादशाह है ना? तो ये सारे लोग जो गाने गा रहे हैं, अच्छा पंजाबी गाने जो बहुत पॉपुलर होते हैं, उसमें बात अगर देखोगे ना तो एक सेंटेंस में कुछ गाना होगा, अगले सेंटेंस में गुची, पराडा, ठीक है? फिर कितने बड़े-बड़े ब्रांड्स के नाम होंगे। तो मैं सोचती हूँ कि क्या कर रहे हैं ये, एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं क्या इन चीज़ों का? किस चीज़ के बारे में संगीत, है ना? किस चीज़ की कला, है ना? फैशन डिज़ाइनर्स को भी देखते हैं तो कला में भी क्या दिखा रहे हैं, संगीत में भी क्या दिखा रहे हैं, साहित्य में क्या बता रहे हैं। मूवीज़ में चित्रण, कई बारी मूवीज़ को देख के एक्चुअली में आइडियाज़ आते हैं, हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं। एक्चुअली में जो आइडिया किसी के अंदर नहीं होते, क्रूरता के या बहुत सारे ना, इतना इतना मूवीज़ में गोर एंड ब्लड दिखाते हैं, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू अ ह्यूमन चाइल्ड, है ना? इन हिज और हर ग्रोथ। तो अब इतना ये सब दिखा रहे हैं तो एक्चुअली में आइडिया मिलता है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं। ऐसे मार सकते हैं, ऐसे किसी को धोखा दे सकते हैं। या ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, है ना? सो बहुत संबोधि सतर्क रहने की जगह कि साहित्य, कला, है ना, संगीत, अभिनय, इन सबको हमने कहाँ लगा दिया है ना? तो और हमें कहाँ लगाना है? तो बाबा जी से किसी ने ये प्रश्न पूछ लिया तो उन्होंने कहा सत्य को व्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तो करने लायक काम बहुत हैं। मैं ज़िंदगी के संबोधित 2013 के बाद से मैंने अपने आप को एक चीज़ कही, मैंने कहा शालिनी करने लायक काम ढूँढना है। काम ही नहीं मिल रहा है करने लायक, काम तो कर ही रहे थे, हमेशा से ही कर ही रहे थे, 2000 मतलब काम ही काम कर रहे हैं ना, आगे हमारे माता-पिता और हमारी बहन। तो हम काम कर रहे थे, लेकिन चल रहा था काम, अब जाकर के करने लायक कुछ काम मिला है। मेरे पास क्योंकि ये कहते हैं। यस, यस, तो करने लायक काम ढूँढो बेटा, है ना? तब तक क्या है, निर्वाह करते रहो, खाना-पीना तो थोड़ा बहुत तो चलते ही रहेगा। निर्वाह करते रहो पर करने लायक काम ढूँढना है अपने को, ठीक है? और जब तक मिल ना जाए बैठ नहीं जाना, और तुम्हारी जनरेशन इसको लेकर के सतर्क है, जागरूक है, कहती है मुझे सही काम ढूँढ के करना है। वाह, वाह! क्या चाहिए? हम मेरी जनरेशन थोड़ा अभी जाके सतर्क हो रही है, हमारे पहले वाली की तो निकल गई, टाइम निकल गया। वो कहते हैं हमारा हो गया, अब हमको कुछ मिला नहीं। मतलब हाँ, जैसे मेरे काम में भी जैसे कि बहुत बड़े डिजाइनर्स वरुण बाल और जी, रोहित गांधी ऐसे करके बहुत बड़े बड़े जो एफडीसीआई डिजाइनर्स हैं, उन लोगों ने कोलैबोरेट किया आर्टिसंस के साथ में, जी, जो पेंटर्स हैं, जो हाँ, रिलेटेड आर्ट, डार्क आर्ट करते हैं, और उनसे उन लोगों ने इंस्पिरेशन निकाला है इस बारी। तो इस बार का एफडीसीआई कलेक्शन काफी डिफरेंट है, और ल- मैं लकी थी कि मेरे को उन लोग का इंट्रोडक्शन करने को मिला, मैं उन लोगों से मिली, और रिस्पेक्टफुली उन लोग की कॉन्वर्जेशन जनरल क्राउड से इतनी डिफरेंट थी, इतनी इंस्पायरिंग थी। उन लोग एक बहुत बहुत ही वियर्ड बट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, आर्ट म्यूजियम ऑफ अनबिलोंगिंग्स। एक लेडी चीजें इकट्ठी कर रही है अपनी लाइफ में, हुँ, चीजें इकट्ठी करना पता नहीं अच्छी है या नहीं, बट उसने बहुत ही, जो चीजें किसी को नहीं समझ आती, वेस्ट ये फालतू एकदम लोग फेंक देते हैं, वो उन चीजों को इकट्ठा करके उसने अपना एक आर्ट रूम क्रिएट किया, और उस म्यूजियम से उन्होंने मिक्स करके मर्ज करके एक आर्ट पीस बनाया। यस, यस।
डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे लोग वर्क कर रहे हैं, उन लोग के बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन ही नहीं है हमारे पास लाइफ में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग सच पीपल। एक व्यक्ति है आपके इंडस्ट्री से ही, प्रतुल करके नाम है, प्रतुल के आगे का नाम प्रतुल जैन है शायद, एंड ही ड्रॉप्ड ऑल द आइडियाज। ही इज माय फ्रेंड। हम उसको एक दिन अपने कन्वर्सेशन में बुलाएंगे, और अभी वो हिमालयाज में रहता है, और दर्शन से अभी रिसेंटली जुड़ा है, लेकिन ही वांट्स टू डू समथिंग गुड, है ना। एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारे आर्टिजन्स बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि हम कच्छ में रहते हैं, भुज में रहते हैं। So, you know, I've taught many of them. 2 of them have their own brand also. They're now well to do. देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो भैया, हमारे जैसे हमारे तरह तरह के वल्गर डिजाइन बनते हैं, हमारे पास व्यवस्था का, चित्रण का भी डिजाइन हो ही सकता है। बहुत कुछ है करने के लिए ना, और करने लायक काम मुझे मिल गया। मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम पहले वाली जनरेशन ही है, और हमने भी करने लायक काम ढूंढा। शोध हर जनरेशन में चलता है। क्या बात है, क्या बात है ना। वाह मम्मी, बढ़िया, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट किया आपने। जो भी हम काम भी कर रहे हैं, तो वो कैसे सत्य के साथ, व्यवस्था के साथ कनेक्ट हो, वो अगर हम उसमें मैसेज या हमारे काम में ला पाते हैं, तो फिर सारा काम ठीक हो जाता है। तो आपने अच्छे से कनेक्ट किया इस बात को। और दूसरी बात जो मुझे आपकी बात में लगी थी, आपने कहा कि मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं जिसको जो समझना नहीं चाहता या समझ नहीं पा रहा है। तो मैं दीदी, मैं ऐसा नहीं कि आपका दिमूल्यन कर रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ की एक स्थिति बन जाती है। बाबा जी ये कहते हैं, जब आप समझ जाते हो तो फिर समझाने में दिक्कत नहीं आती है। और मैं इसको भी एक की पॉइंट की तरह मेरे लिए यूज कर रहा हूँ कि अगर मैं बात नहीं समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ध्यान मेरी तरफ आना है। मैं पहले ध्यान दूसरे की तरफ दे रहा था, अभी मैं अपनी अयोग्यता देख पाता हूँ कि मैं नहीं समझा, मतलब मेरी समझ नहीं बनी, इसलिए दूसरे तक नहीं पहुंच रही। हाँ, इसको भैया अयोग्यता की तरह, मतलब इसमें पीड़ित होने की भी बात नहीं। कई बार हमारे पास ठीक स्किल्स भी नहीं होते हैं। किसी को सुनना, किसी से बात करना, उसके लिए हमें जितनी बातें जाननी चाहिए, ये नहीं जानना, ये सब भी एक अभावग्रस्तता रहती है अक्षमता के रूप में। तो इतना तैयारी करनी है ना। हाँ, पीड़ा और अपराध नहीं है। मैं सीधा उसी पर आता हूँ कि मैं वापस अपने समझ पे फोकस करता हूँ कि कहीं न कहीं इस पॉइंट पे मेरी समझ नहीं बन पाई है, तो उसके लिए और क्या अध्ययन करना है, और जिससे समझ सकते हैं उनसे जुड़ करके कैसे समझना है। मतलब ये तो मेरे जीवन में पहले भी है कि अपराध और पीड़ा तो नहीं आती दीदी किसी भी बात को लेके, क्योंकि हम समझने की प्रोसेस में हैं, अभी हम जागृति क्रम में हैं। तो इसमें तो बिल्कुल ये नेचुरल है कि हम सीखेंगे। बाहर जब परस्परता में निर्वाह करेंगे तो सीखेंगे, और अपने से नहीं हो पाया तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर वापस काम करेंगे। सही बात है, सही बात है। ये बात मैं समझ रही हूँ कि आप इस बात को समझ गए। कई बारी भाषा में मैं थोड़ा अभी सतर्क होने लग गई हूँ कि हमारी भाषा से मैं बार बार थोड़ा ध्यान दिला देती हूँ। अगर वो बहुत सरलीकृत भाषा है तो मैं ध्यान दिलाती हूँ कि भाई देखो ऐसा ना हो जाए। कई बारी अपने भीतर इतर जांचने का अभ्यास लोगों को बना रहता है कि, और कुंठित हो जाते हैं वास्तव में भैया, है ना। तो मैं हमारा कन्वर्सेशन तो बहुत स्मूथ यहाँ पर जा ही रहा है, पर सभी लोगों का ध्यान जाए इस अर्थ में कभी कभी 2-4 बातें जोड़ देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि संबोधि 23 वर्ष की हैं, है ना, और ये इनकी स्थिति गति है। तो अभी मुझे पता चलने से बहुत आसानी हो जाती है। बढ़िया, ठीक है संबोधि, है ना। थैंक यू सो मच, है ना, और जुड़ते रहिए, अपन बात करते रहेंगे। ठीक दीदी, आज तो ज्यादा समय हो गया। एक दिन हम जानना चाहें आपके बारे में भी कि आपकी एजुकेशन, और उसके बाद आपकी जॉब में आपने, मतलब एज ए वर्क आपने क्या किया, और उसके बाद में दर्शन के साथ जुड़ना कैसे हुआ, और थोड़ा परिवार के बारे में। जब अगली बार कभी भी समय होगा तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, डन डन। एक दिन हमारा इंटरव्यू हो जाए हमारी क्लास में ही ठीक है। मैं आपका हाँ, अभी ट्रेनिंग चल रही है मेरी इसी फील्ड में अच्छा, ठीक है, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं बढ़िया। चलिए जी, तो आज देख लेते हैं वीडियो। आज बहुत बढ़िया वीडियो हम देखने वाले हैं। इसका नाम है स्वास्थ्य और पर्यावरण, है ना। हम प्रकृति से भिन्न कोई इकाई नहीं है, इसको वापस याद दिला रहे हैं। और स्वास्थ्य और पर्यावरण को मैं ज्यादा कुछ कहे बिना आप शुरू करती हूँ, क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो को।
समस्त वनस्पति, पशु, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी पर घटने वाली सभी प्राकृतिक समृद्धियां पर्यावरण को परिभाषित करती हैं। पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों का स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया पर निर्भर है। ये सभी जीव तब स्वस्थ कहलाते हैं जब ये बीमारियों से मुक्त हों। आमतौर पर दो श्रेणियां बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ खनिज पदार्थों की अपूर्णता या आधिक्य और रोगाणु। रोगाणु इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। ये 4 किस्म के हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। ये सभी जीवों पर हमला करते हैं और उन्हें बीमार कर सकते हैं। खनिज पदार्थ भोजन, पानी और सांस द्वारा शरीर में अनिवार्य रूप से पहुंचते हैं। मनुष्य और पशुओं को अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, मगर बेहद न्यून मात्रा में। इनके अभाव से अपूर्णता संबंधी रोग हो सकते हैं। आयोडीन एक आवश्यक खनिज पदार्थ है। थायराइड हार्मोनों के संयोजन में इसकी जरूरत होती है। थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि है जो शरीर से आयोडीन लेकर हार्मोन उत्पन्न करती है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म तथा ऊर्जा के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इस दशा को गॉइटर या घेगा कहा जाता है। आयोडीन अपूर्णता रोग मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। आयोडीन मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। ये भारी वर्षा और बाढ़ के कारण आसानी से मिट्टी से अलग हो जाता है। पानी के घुलनशील होने के कारण खनिज पदार्थ विभिन्न मात्रा में सरलता से इसमें मिल जाते हैं। ऐसे पानी का बहाव अगर बहुत बड़े क्षेत्र में है तो वो उपयोग के लिए असुरक्षित हो सकता है। भूमिगत जलधारा चट्टानों और मिट्टी की सतह के नीचे बहते हुए कई पदार्थों को अपने अंदर घोल लेती है। मिसाल के लिए जब आर्सेनिक चट्टानों से छूटकर ग्राउंड वाटर यानी भौम जल में घुल जाता है तो खतरनाक साबित हो सकता है। गंगा डेल्टा, खासकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक बहुतायत से पाया जाता है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग आर्सेनिक के विषैलेपन से जुड़ी बीमारियों के शिकार हैं। पेयजल में मौजूद आर्सेनिक शरीर जब्त कर लेता है, जो रक्त प्रवाह द्वारा जिस्म में फैल जाता है। त्वचा, गुर्दे और फेफड़ों पर हानिकारक असर पड़ता है और चरम मामलों में कैंसर तक हो सकता है। भारत में भौमजल आज भी पेयजल का प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण आबादी का लगभग 90% भाग पीने व घरेलू कामकाज के लिए भौमजल का प्रयोग करता है। इसमें फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फ्लोराइड अगर सूक्ष्म मात्रा में मिले तो दांतों का क्षय रुकता है, लेकिन फ्लोराइड युक्त पानी को लगातार पीने से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। शरीर की हड्डियों और दांतों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। फ्लोराइड दांतों का इनेमल बनाने वाली कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। इस स्थिति को डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इनेमल दांतों का बाहरी आवरण है जो मुख्यतः कैल्शियम से बना है। जब ऐसे पानी का उपभोग किया जाता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो कोशिकाओं का कैल्शियम घट जाता है।
कोशिकाओं के क्षय होने पर भुरभुरा और पतला एनेमल बनने लगता है। दांतों में पीली, भूरी, काली लकीरें या धब्बे नजर आते हैं। आमतौर पर ये परमानेंट यानी स्थायी दांतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड का दूसरा दुष्प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है। जब फ्लोराइड की खपत ज्यादा हो तो उसकी परत हड्डी पर जम जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस अवस्था को स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। भारत में फ्लोरोसिस की सबसे आम वजह है फ्लोराइड युक्त पानी का उपभोग, जो गहरे बोर के कुओं से मिलता है। इसलिए इस आबादी के बहुत बड़े भाग के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे मौजूद हैं। पृथ्वी पर ताजे पानी की उपलब्धता सीमित है, 3% से भी कम, और यही पेयजल का स्रोत है। पूरी दुनिया में ताजे पानी के अधिकाधिक शोषण से पेयजल के स्रोत जोखिम में पड़ रहे हैं। ताजे पानी के प्रदूषित होने के मुख्य कारण हैं जल संसाधनों का अनुपयुक्त प्रबंध, एफ्लुएंट्स यानी औद्योगिक बहिष्प्रवाहों का खुलना और कृषि भूमि से बहकर आने वाला पानी। बेहद संदूषित होने के साथ साथ इस पानी में कई प्रकार के रोगाणु मौजूद होते हैं। सतह पर फैलने के अलावा यह भूमिगत जल में भी मिल जाता है। मौसम, जलवायु परिवर्तन और संदूषित पानी विभिन्न संक्रामक बीमारियों के कारण बन जाते हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण वेक्टर यानी रोगवाहक जैसे मच्छर प्रजनन करते हैं। मच्छर और मक्खियां बीमारी फैलाने के आम वाहक हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, जो रोगवाहक संक्रामक बीमारी है। मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त पीता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। फिर पैरासाइट यानी परजीवी जिगर में पहुंच जाते हैं। विकसित होने पर एक दूसरे स्वरूप मेरोजोआइट्स को छोड़ देते हैं। ये रक्त प्रवाह में मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर को बढ़ने के लिए अनुकूलतम तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मलेरिया की मौजूदगी वर्ष के समय पर निर्भर करती है, जैसे नम और शुष्क मौसम। बेहद ठंडे इलाकों में मच्छर नहीं पनप सकते और इसलिए वहां मलेरिया नहीं फैलता। लेकिन अब तापमान में वृद्धि हो रही है तो मलेरिया की ये सीमा रेखा भी ऊपर उठ सकती है। दुनिया भर में रोगवाहकों के नए प्रकार जन्म ले रहे हैं। चिकनगुनिया का वायरस इनमें से एक है। यह एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के जरिए फैलता है। इस मच्छर का मूल अफ्रीका में है, मगर अब ये पूरी दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एडीज इजिप्टी ठहरे पानी में प्रजनन करता है। यही मच्छर डेंगू के लिए भी जिम्मेदार है। बढ़ता शहरीकरण और उससे जुड़ी समस्याएं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, अपर्याप्त जल आपूर्ति और कूड़े की बद इंतजामी से मच्छर प्रजनन के स्थान बढ़ जाते हैं। अन्य प्रकार की बीमारियों, खासकर पानी से फैलने वाली बीमारियों में भी बेहद वृद्धि हो जाती है। कॉलेरा यानी हैजा संदूषित पानी और भोजन से फैलता है। विब्रियो कॉलेरे नामक बैक्टीरिया हैजे के लिए जिम्मेदार है।
दस्त से शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलन होता है। जिन इलाकों में सीवर और पेयजल का सही इंतजाम नहीं है, वहां हैजा तेजी से फैलता है। फौरन इलाज न करने की दशा में मौत भी हो सकती है। मनुष्य आमतौर से बैक्टीरिया संबंधित बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से करता है। एंटीबायोटिक दवाइयां शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर उसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन कई मामलों में यह दवा ही दुश्मन बन जाती है। रोगाणुओं ने एंटीबायोटिक को अप्रभावी करने के लिए अपने नए प्रकार पैदा कर लिए हैं। एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधात्मकता समय के साथ बढ़ती है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से मुकाबला करने की क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक लेता है तो वो संवेदनशील बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, लेकिन जो बैक्टीरिया प्रतिरोध कर सकते हैं वो बच जाते हैं। इन बचे हुए बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे इनकी प्रतिरोध करने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जैसा संक्रामक रोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टीबी का मरीज जब खांसता या थूकता है तो उसमें मौजूद रोगाणु हवा में फैल जाते हैं। ये स्वस्थ लोगों की नाक या मुंह से प्रवेश कर उन्हें भी रोगी बना देते हैं। भीड़ भाड़ और गंदगी इस बीमारी की स्वाभाविक दशाएं हैं। हालांकि अधिकांश लोगों में रोगाणु मौजूद होते हैं, लेकिन ये तब हावी होते हैं जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षण घट जाता है। रोगाणु मनुष्य के शरीर के अलावा पेड़ पौधों, पशुओं, मिट्टी, भोजन और पानी में पनपते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए इन रोगाणुओं को कीटनाशक दवाइयों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर कीटनाशक नुकसानदायी होते हैं। ये मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। मिट्टी अपनी उर्वरता के लिए जिन लाभकारी जीवों पर निर्भर है, उनका नाश हो जाता है। फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक जमीन की ऊपरी सतह तक ही नहीं रहते, बल्कि रिसकर भौम जल में मिल जाते हैं। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनोक्लोराइन कीटनाशक के अवशेष मनुष्य और उसके पर्यावरण में पाए गए हैं। लोगों के खून, चर्बी और दूध के नमूनों में इनकी भारी मात्रा पाई गई है। कीटनाशकों में मौजूद रसायन चर्बी में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। स्तनपायियों द्वारा उत्पादित दूध में चर्बी की खासी मात्रा होती है। जो इस दूध का आहार लेते हैं, उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये विषैले रसायन लंबे अरसे तक पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। इनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण नहीं होते। वो फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर पेड़ पौधों और पशु शरीरों में बने रहते हैं। इस आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर है। वो जीवित रहने के लिए वनस्पति और पशुओं पर निर्भर है। फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर में इन विषैले रसायनों को भारी मात्रा में इकट्ठा करता रहता है। इस समृद्धि को बायोमैग्निफिकेशन या जैविक विस्तारण कहते हैं। आज दुनिया में बढ़ती सजलता के कारण रोगाणुओं का फैलाव भी तीव्रतर हो गया है। इन्फेक्टेड यानी संदूषित पक्षी, पशु या इंसान एक से दूसरी जगह आते जाते हैं। अत्यंत संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों की बीमारी है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई थी। इतिहास में इससे पहले कभी भी
इतने देश एक साथ प्रभावित नहीं हो। इसका कारक H5N1 वायरस काफी अड़ियल रोगाणु है जो कई परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। सारस, हंस, बत्तख ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी हैं जिनमें यह वायरस पलता है। ये पक्षी अपनी हीट, थूक या स्रावी उत्सर्जन द्वारा इस वायरस को फैलाते हैं। माना जाता है कि संदूषित पोल्ट्री और वस्तुओं के संपर्क से ही मनुष्यों में यह रोग फैलता है। इन कारणों के अलावा और भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से कई लोग अपनी आजीविका के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। इससे अनेक प्रकार की पेशाजनित बीमारियां पैदा हो गई। लंबे समय तक धूल या गैस के संपर्क में आने से ये बीमारियां होती हैं। इनसे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सिलिकोसिस की बीमारी सांस में क्रिस्टलाइन सिलिका घुल जाने से होती है। सिलिका प्रकृति में पाया जाने वाला आम खनिज है। ये अधिकांश चट्टानों में मिलता है और इसके खनन से धूल बन जाती है। खनन के दौरान जब सांस लेते हैं तो सिलिका कण फेफड़ों की थैलियों में पहुंच जाते हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली फौरन इन सिलिका कणों पर हमला बोल देती है। नतीजे में फेफड़े के टिश्यू यानी ऊतक मर जाते हैं। इससे जलन और सूजन होती है। ऊतकों की क्षति से रक्त में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। फलस्वरूप सामान्य श्वसन पर असर पड़ता है। धूल का केंद्रीकरण जितना घना होगा, श्वसन रोगों की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसी ही पेशाजनित फेफड़े की बीमारी है एस्बेस्टोसिस, जो सांस में एस्बेस्टॉस जाने से होती है। चमड़ी की फैक्ट्री और कोयला खानों के मजदूरों के लिए भी श्वसन रोग एक बड़ी समस्या है। हमारे पर्यावरण में प्रदूषक हर कहीं मौजूद हैं। कोई विशिष्ट पदार्थ अपने आप में प्रदूषक नहीं होता। प्रदूषक वो कहलाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में केंद्रीकृत होकर स्वास्थ्य का संपोषण कठिन कर देता है। शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण श्वसन रोगों में वृद्धि की एक और वजह है। उद्योगों के अनियोजित स्थान, ट्रैफिक की मारामारी और बढ़ता ऊर्जा उपभोग गंभीर समस्याएं खड़ी कर रहा है। इनके कारण विषैली गैसें, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर वातावरण को और प्रदूषित कर रहे हैं। हवा में फैला धुआं, कालिख, धूल और ईंधन दहन से निर्मित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM शहरों में वांछित सीमा से कहीं अधिक हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में SPM की मात्रा 90 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए, लेकिन काफी शहरों में ये कई गुना ज्यादा है। औद्योगिकरण, ऊर्जा उपभोग और आधुनिक जीवन शैली तेजी से हो रहे विकास का कारण भी है और नतीजा भी। लेकिन यह जरूरी है कि विकास के बढ़ते कदम प्रकृति के नाजुक संतुलन को नष्ट न करें। पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच की कड़ियां बेहद जटिल हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण मानव गतिविधियों का दुष्प्रभाव न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीवों पर हावी होगा। एक संपोषणी भविष्य के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच का तालमेल हमेशा कायम रहना चाहिए।
बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपने खूब ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। तो देखते हैं कितने ध्यान से आप सुन रहे थे। बताइए कौन-कौन से तत्वों के नाम लिए गए, कौन-कौन से एलिमेंट्स के नाम लिए गए जिनको कहा गया कि ये हमारे लिए इनका आवश्यकता से अधिक उपभोग, उपयोग या किसी भी तरीके से जो हमारे शरीर में जा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। कौन-कौन से तत्व थे, उन तत्वों के नाम बताइए? एक तो फ्लोराइड दे दी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब। और? और मैंने वहीं से सुनना शुरू किया था। आर्सेनिक जी, जी। हाँ, ठीक फ्लोराइड और बताइए दूसरे लोग बताएँ? जी। आर्सेनिक आर्सेनिक और? और 1-2 चीज़ों के बारे में और बात हुई? एस्बेस्टस। चलिए ठीक है। तो आप ध्यान से सुन ही रहे थे, है ना? प्रकृति में जो खनिजों का संतुलन है ना? खनिजों का संतुलन मतलब जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनका एक संतुलन है ना? उस संतुलन के फलस्वरूप आगे विकास हुआ है। यदि ये संतुलन प्रकृति में नहीं रहेगा, ये भी अनुक्रम को तोड़ने की बात है ना? तो ये जो खनिज संतुलन प्रकृति में हुआ है, उसके फलस्वरूप आगे विकास हुआ है ना? आगे विकास हो और आगे विकसित रचनाओं के लिए कोई भी वस्तु कैसी तैयार होनी चाहिए, इसकी पूर्व तैयारी, इसकी अग्रिम तैयारी है ना, प्रकृति करके रखती है। और हम उस बैलेंस को हटा रहे हैं, उसको हम घुमा रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बी12 की कमी हो जाए, तो आपको पता है बी12 की कमी से होने वाले कौन-कौन से दोष हमें शरीर में दिखाई पड़ेंगे? आजकल बड़े लोगों को बी12 की कमी होती है, विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या, विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्या, पता है ना? अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो क्या होने लगेगा? ठीक? आप उम्मीद करते हैं आप लगभग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जो सृष्टि है उसमें जहाँ हमारी जो धरती है उसमें जहाँ-जहाँ पर जो-जो चीज़ रखी है वो सभी कुछ प्रयोजन पूर्वक रखा हुआ है। यूँ ही नहीं रखा है ना? जब तक हम उसका प्रयोजन पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? उससे पहले ही उसको उपभोग करके उपयोग नहीं, उपभोग करके, कंज़्यूम करके, ओवर कंज़्यूम करके खत्म कर दिया, है ना? और हमको लगता है कि हम एक जगह से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो उसका केवल प्रभाव वहीं तक रहेगा। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, सब कुछ एक-दूसरे से कनेक्टेड है ना? तो अ, हम देखिए मज़ेदार बात है, हम वैसे पढ़ते हैं 7th ग्रुप के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये सभी शरीर के लिए वास्तव में घातक हैं। अम, अभी मैं क्या बताऊँ लंबी चर्चा हो जाएगी हमारे कभी किसी किन्हीं डॉक्टर्स को हम बुलाएँगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, कई बारी जो चीज़ें इलाज के लिए भी दी जाती हैं ना, वो वास्तव में श सही नहीं होती हमारे शरीर के लिए। जो खनिज हैं वो एज़ इट इज़ आप खा नहीं सकते मतलब हम है ना ऐसा नहीं कि धरती में बहुत सारे खनिज और मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए तो हम सीधा धरती से खा लें। थोड़ी मिट्टी लिया, थोड़ा पानी लिया और हो गया हमारा खाना, ऐसा नहीं होता। उसके बीच में एक प्राणावस्था की जो इकाइयाँ विकसित हुई हैं, उन्होंने उन सभी चीज़ों को ऐसे फ़ॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया है, जिस फ़ॉर्म में हमारा शरीर उन्हें कंज़्यूम करके, डाइजेस्ट करके, उनसे जो आवश्यकीय तत्व हैं, उनको निकालता है। ठीक है? इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कई बारी हमको लगता है मिनरल्स की कमी है, सो हमें लगता है कंकड़-पत्थर खा लेंगे। कंकड़-पत्थर खाने से होगा नहीं, ठीक है? ऐसा ही कुछ शोध जो एलोपैथी का डायरेक्शन है, वो लगभग इसी प्रकार का कुछ शोध रहता है। वहाँ पर भी व्यतिरेक इसीलिए रहता ही है। जो आयुर्वेद मुझे मेरे एक गुरुजी ने ऐसा बताया था, आयुर्वेद जो हमारा शरीर का विकास हुआ है ना, हम प्लांट बेस या क्या कहना चाहिए कोशिका होने के कारण से ऐसी हमारे अंदर एक सामरस्यता है, एक एक तारतम्यता है इन चीज़ों के बीच में कि वो आवश्यक अनावश्यक को पहचान लेता है। तो जैसे आपने गिलोय का काढ़ा मान लीजिए आपको वैद्य ने कहा 5 ग्राम गिलोय डालना, आपने 7 ग्राम डाल दिया, है ना? तो शरीर पे उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा और शरीर को जितना चाहिए उसके बाद वो उसका एक जो जब हम कोशिका के रूप में किसी चीज़ को ले रहे हैं तो वो उस फॉर्मेट में बॉडी उसके साथ काम करने में सक्षम होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए थायरॉइड के लिए कोई बीमार होता है ना, मान लीजिए उसके शरीर को 12.5 ग्राम मिलीग्राम थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी दवाइयाँ हैं वो तो 5 एमजी, 10 एमजी, 15 एमजी इसी विधि से आती हैं, है ना?
तो जब हम बिल्कुल प्योर फॉर्मेट में कोई चीज़ डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, केमिकल फॉर्म में डाल रहे होते हैं, तो हमारे शरीर पे उन चीज़ों के दुष्प्रभाव अधिक होते हैं, ऐसा भी देखा गया, पाया गया। ठीक है? हमारे साथ 1-2 डॉक्टर्स भी हैं ही इस बात को, वो समर्थन कर सकते हैं, उनको ये बात पता नहीं पता है या वो कैसा देखते हैं, ये भी कह सकते हैं। छोटू अंकल, आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या ये बात जो मैंने बोली है सही बात है? आपका क्या विचार है? जी। अंकल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, किसी कारणवश। निमिषा दीदी हैं क्या आज? आज निमिषा दीदी नहीं है। अच्छा, छोटू अंकल की आवाज़ नहीं आ रही, कल पूछें। हाँ, यस, यस। अभी आपका वीडियो ऑन हुआ, जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्यों? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आपके स्पीकर से ही वॉल्यूम आ नहीं रहा है मतलब, या तो आपका जो वॉइस इनपुट का वॉल्यूम है वो नहीं है। क्या करेंगे? आप एक बार वापस जॉइन करेंगे? ऐसा करके ट्राई करें। रिकनेक्ट, यस, 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 हर्षिता, यस। यस जनक। मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ बिफोर जो स्वागत है, ज्वाइन करते हैं। स्वागत है, यस। जो पानी की बारे में बात की गई थी, जो हम लोग लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री में भी देख रहे थे कि जब हम लोग पानी को प्रेसिपिटेशन के द्वारा जगह जगह पर पानी गिरता है, उसको देखा जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा मॉस्किटोज की जो वो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक पॉइंट हमको रेज करना है कि जो पानी जो में नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर थे या जो भी उसके स्रोत हैं, उसमें पानी जो है वो उसमें फिश होती है ना? तो वो फिश होते ही वो मॉस्किटो के लार्वे को खा जाती, तो मतलब वो मॉस्किटो उसमें पनप ही नहीं पाते। पर अभी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से काफी सारी पोल्यूशन हो रही है ऑलरेडी, तो पानी का फ्लो तो रहता ही है, प्लस कोने में जाकर के पोल्यूशन की वजह से ये कोने में पनपते रहते हैं। तो एक दो तरह का दो धारी तलवार जिसको कहते हैं, एक तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है, प्लस ये मॉस्किटो के लिए ग्राउंड ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। तो हम लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जो भी वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से बाहर जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है ना? और वो अभी फिलहाल कोई इशू इसको टेक ने केयर नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो जहाँ पर ठंड जी। थी वहां पर और भी ज्यादा गर्मी आ रही है, और गर्मी की वजह से बारिश भी हो रही है, और वहां पर फिर पानी को जो होता है वो स्रोत बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो मॉस्किटोज भी पलते जा रहे हैं। तो ये सब तीनों चीजें साथ में हो रही है ना? और फिश भी नहीं होती है उसमें पोल्यूशन वाले पानी में, तो वो लार्वे हाँ, भी उसकी बढ़ती जाती है और मॉस्किटोज बढ़ते जाते बहुत बढ़िया हैं। ध्यानाकर्षण कराया एक्चुअली, है ना? आपने पॉल्यूशन किया, पॉल्यूशन करने के फलस्वरूप आपको लगा रहे हमने तो केवल नदियाँ पॉल्यूट करी, लेकिन अब वहाँ मछली मर गई, मछली मर जाने के कारण वहाँ पर और ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर पनपने से समस्याएँ पैदा हो रही हैं। समस्याएँ पैदा होने के कारण फिर से आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, आपको ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ रहा है, आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, इससे फिर से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? फिर से वो पॉल्यूशन नदियों में जा रहा है, कि विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है ना? कोविड के दौरान आयुर्वेद से बहुत सारे लोग ठीक हो गए। अभी छोटू अंकल हैं, इनके बेटे हैं डॉक्टर हिमांश शाह, आई सर्जन हैं और आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं साथ में ही। अम, उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 200 लोगों का इलाज किया, उसमें से कोई भी किसी की भी मृत्यु वगैरह नहीं हुई है ना। उन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी थी। इसको और करेक्ट करके बता सकते हैं हिमांग भैया को भी, कभी दिन हम बुलाएंगे जरूर। और ऐसे में बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्यों को जानती हूँ जिन्होंने कहा हमने तो जाने कितने लोग सही किए, कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं, मतलब डेथ का केस नहीं हुआ। और हमको खुद को हुआ, हम खुद ही सही हो गए, ठीक है, हम अब दूसरों को और क्या कहें। लेकिन जिस एलोपैथी, जैसे अभी एक
सहज स्वीकृत, जिसको हम कहेंगे अभी समाज में सहज स्वीकृत एलोपैथी मेडिसिन, और जितना वो हुआ बना दिया गया, उसके बाद वो तो जो हुआ सो हुआ, जितनी डेथ हुई वो सबको छोड़ दीजिए, जितना पोल्यूशन क्रिएट किया उस प्रॉब्लम ने, वो अपने आप में उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। जी छोटू अंकल, अभी आप ट्राई कीजिए। जी आज आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? हमेशा तो आती है। आज आवाज नहीं आ रही है। हेमांग भैया हैं घर पे? तो उनको एक बार दिखाइए जरा। हम एक थोड़ा 30 सेकेंड्स वेट करते हैं। चलिए, तो जैसे खनिज हमारे शरीर में कम होते हैं ना, उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमको बुखार आ जाता है ना, हमारी बॉडी हीट हो जाती है, और हीट करके अपने आप को है ना कुछ रिकरेक्शन के लिए ध्यान दिलाती है कि भाई अब आराम करो थोड़ा। तो धरती भी जैसे जो उसमें ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो धरती को बुखार आ रहा है, और धरती अब ध्यान दिला रही है कि भाई ये खनिज का असंतुलन करो मत। सबसे अच्छी बात इन बातों की, देखो मनुष्य ने जो गलतियां कर दी हैं उसको मनुष्य भर नहीं पाएगा। अब जितना कोयला हम जला लिए उसको भर थोड़ी पाएंगे, लेकिन यदि हम धरती को, यदि हम प्रकृति को एक मौका दें, तो प्रकृति अपने आप को हील करने की क्षमता रखती है ना। ऐसा आयुर्वेद में भी कहते हैं, सिर्फ आप गर्म पानी पीते रहिए, कुछ दिन में आप भोजन खाना बंद कर दीजिए और अपने आप ही आपका बुखार हील हो जाता है। बड़े से बड़े बुखार इस तरीके से हील हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा है ना, इट इज समटाइम्स विड्रॉइंग, है ना, जो हम कर रहे हैं उसको सिर्फ विड्रॉ कर लेना, अपना हाथ खींच लेना, अपने हस्तक्षेप को खत्म कर देना, कम कर देना, कम नहीं खत्म ही करना पड़ेगा, खत्म कर देना। इस विधि से धरती अपने आप को हील करने में सक्षम है, वापस स्वस्थ होने में सक्षम है ना। देखिए, नहीं तो हेमांग भैया के फोन से लगा सकते हैं। भैया देखिए, ऑडियो जो है, ऑडियो इनपुट में बराबर वॉइस है, कुछ कारण से चला गया। अब सभी लोग इतने धैर्य पूर्वक बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। असमंजस है ना, असमंजस की परिभाषा लिखते हैं बाबा जी, जैसा हम स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं वैसा बना करके दूसरे के लिए उपलब्ध करा देना, या वैसा वातावरण बनाने में कृतकार्यत अनुमोदित विधियों से पार्टिसिपेट करना। जैसे कि हम में से किसी को भी पूछे युद्ध चाहते हैं क्या, तो सब लोग कहेंगे नहीं, युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, है ना। लेकिन पूरी वॉर इंडस्ट्री को खड़ा किया हुआ है ना। पूरा एक ऐसा कंट्री है यूएसए, एक ऐसा कंट्री है जिसका जो मेन जीडीपी है वो उनका वॉर इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री, और तो वो कुछ पैदा नहीं करते। इसी तरीके से जैसे अभी होली दिवाली आती है, हम खराब खराब वस्तु खाना नहीं चाहते, लेकिन वो यूरिया से दूध और उससे खोया वोया बना करके इस तरीके की मिठाइयाँ बेचने का काम लोग करते ही हैं, है ना। हम अपने शरीर में चाहते नहीं कि हम खराब वस्तुएं खाएं, लेकिन पाम ऑयल का बनाना, उसमें चीजों को तलना, इस तरीके की छोटी छोटी मल्टीपल इंडस्ट्रीज लगी ही हुई हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जो चाहते नहीं, हम नहीं चाहते खराब हवा में सांस लेना। अभी मैं देख रही थी, इसमें कुछ 90 वो कुछ आंकड़ा बताया गया, ऐसा होना चाहिए शुद्ध हवा, इतना आंकड़ा होना चाहिए। अभी मैंने चेक किया तो 486 का आंकड़ा है दिल्ली में कल का, है ना। कल्पना कीजिए कितना कितना अधिक हम उससे बढ़े हुए हैं, है ना। लगभग 5 साढ़े 5 गुना की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो और उसके लिए पॉलिसीज का निर्माण करते ही रहते हैं, है ना। तो इससे कह रहे हैं भैया, नियम वगैरह कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं है। मतलब पॉलिटिशियन से पूछिए, पॉलिटिशियंस के घरों में भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं ही, समस्याओं से पीड़ित हैं ही, है ना। उसके बावजूद भी पॉलिसीज इस तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही। तो मुझे कभी कभी यही लगता है, अब उसको क्या ही हम कहें, लेकिन मुझे लगता है कि एक लोक शिक्षा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसके फलस्वरूप ऐसा घट रहा है। वास्तव में अगर पॉलिटिशियंस को भी बिठा के प्यार से पूछा जाए तो कहेंगे अरे हमको तो पता ही नहीं था ऐसा हो रहा है ना। उनका ध्यान एक ही जगह पर रहता है। अक्सर करके पॉलिटिशियंस वही लोग बन जाते हैं जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादातर अच्छे नहीं रहते हैं, है ना। जो ज्यादातर अच्छे रहते हैं वो सब ऐसे ही पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, अधिकतम पोस्ट पे ऐसे ही पहुंच जाते हैं कि वो पॉलिटिशियन के नीचे रहते हैं और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं।
इसमें भी बड़ी एक डॉक्यूमेंट्री बनी कि कैसे वो लोग फिर बहुत सुसाइड कमिट करते हैं। इसका रेट भी बहुत हाई है ना। आईएएस पीसीएस इस पोस्ट पे लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो किल्ड, ये सब होते रहता दीदी इसके बारे में मैंने एक चीज सुनी थी, है। जी जो अभी आपने बोला पॉलिटिशियंस का, तो उससे याद आया, 3rd ग्रेड लोग 2nd ग्रेड लोगों की हेल्प से 1st ग्रेड लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया वापस बौद्धिकता और प्रतिभा है ना, इसको समाज में स्थापित करना ये हम सभी का काम है। यदि हम बौद्धिकता और बौद्धिकता को स्थापित नहीं कर पाए है ना, और प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ा पाए, और हम अपने व्यक्तिगत द्वेषों से घिरे रहेंगे, काम नहीं बनेगा आगे। यस संबोधि बेटा बोलिए। मुझे ये दोनों वर्ड्स का मतलब बता सकते हैं? हाँ, बौद्धिकता मतलब इंटेलेक्चुअल, और प्रतिभा मतलब जिसमें द पर्सन हु हैज, मतलब जिसमें कॉम्पिटेंस है। इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस। सो यस आपका जो बात बोलने का मतलब जो आप बात बोल रहे थे उसको आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि संबोधि, आप किसी समस्या से ग्रसित हैं है ना, और एक व्यक्ति है, आप उनको कॉल करते हैं, और मान लीजिए आपको इस समय 50,000 रुपए की जरूरत है, और इस जरूरत होने के कारण आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। तो 2 लोग हैं आपकी मदद करने के, आप उनको ठीक पहचान लेते हैं। एक व्यक्ति आपकी 50,000 रुपए की मदद करता है, और एक व्यक्ति जो है वो आपको डिप्रेशन से निकाल देता है, या आपके साथ इस तरीके से बातचीत करता है कि आप हल्के हो जाते हैं, और आपको लगातार सहारा मतलब बना रहता है आपका एक सहारा। अब आप अपने कोई सिचुएशन से हटा दीजिए, आप ये बताइए कि एहसान किसका मानेगा? कोई और व्यक्ति है, ठीक है? कोई और व्यक्ति है, तो किसका एहसान मानना इस दुनिया में अमूमन दिखता है? किसका एहसान बड़ा है? जनरलिस्ट के हिसाब से तो मनी जिसने दिया है हम उसी को मानते हैं। बिल्कुल। अगर जो इमोशनली इंटेलिजेंट और जिसमें वैल्यूज होगी वो इक्वली उस दोनों लोगों को थैंकफुल होगा, और जो होना चाहिए, मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ अगर कल्पना करोगे ना संबोधि, तो पाओगे कि एक सामान्य व्यक्ति, और ये सामान्य व्यक्ति वापस हम ही हैं, है ना? इसको हमको अपने भीतर देखना पड़ेगा कि हमने किन चीजों को वरीयता दे दी है। तो जब हमको कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है, वी फील मोर इंडेटेड, है ना? हमको लगता है हाँ, इनका हम पर ऋण है। लेकिन जब हमको कोई काउंसल करता है, जब हमसे कोई बातचीत करता है, जब हमारे साथ कोई वैल्यूज को वो निर्वाह कर पाता है, हमको अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं जितना हमें वैल्यू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप कर नहीं पाते, करते तो हैं ही, इसलिए उसी के पास जाते हैं सबसे पहले, है ना? लेकिन हाँ, लेकिन हम उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं है, उस इवैल्यूएशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं है ना? ऐसा। और आप इस व्यक्ति से जिसने आपको फाइनेंशियली हेल्प किया, आप अगर पाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा दबा दबा सा भी महसूस करेंगे जीवन भर, है ना? ये व्यक्ति आपको दबा ले जाएगा। एक बहुत बट क्या रीजन है? इस बेटा अभी समाज में जो आर्थिकता है ना, उसको बहुत गाया गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना? जिसका पैसा उसका रईसा, है ना? एक बहुत अच्छा शेर सुनाते हैं हमने कहीं सुना था, जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उसका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है ना? समझ में आया? जिसके आंगन में अमीरी का सजर मतलब पेड़ लगता है ना? हाँ, अभी छोटू अंकल आवाज आ रही है जी। तो हाँ, आ रही है। जी जी, एक मिनट आप ओके। अभी बुलाते हैं जी। तो जिसके आंगन में अमीरी का पेड़ लग जाता है, उसका हर ऐब मतलब उसकी हर गलती दुनिया को क्या लगती है? हुनर लगती है, जिसको स्वैग बोलते हैं आजकल की भाषा में। वो हर चीज जो करता है, वो फटी जीन्स पहने तो स्वैग है ठीक है? समझ में आया संबोधि? इट्स जी। क्या एग्जांपल्स होते हैं आपके, और क्या कनेक्ट करते हो आप? जी बहुत बढ़िया। चलिए छोटू अंकल आ गए हैं, उनसे सुन लेते हैं इस बात को जो मैंने कहा कि हम किसी चीज को केमिकली इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और किसी चीज को हम बायोलॉजिकली या प्लांट बेस्ड तरीके से इंजेक्ट करते हैं, उनका प्रभाव शरीर पर। क्योंकि छोटू अंकल के जो वाइफ हैं सुधा आंटी, वो आयुर्वेद के वैद्य हैं, है ना? और वो खुद उन्होंने मेडिसिन को पढ़ा है रेगुलर। चला गया, आवाज चला गया। मेरा आवाज चला गया? हेलो हेलो,
हम आपकी लोग को आवाज आ रही है, clear छोटू है। अंकल आपका आवाज आ रहा है? दोनों की आवाज आ रही है, आपकी भी आ रही है, छोटू अंकल की भी। छोटू अंकल પાછું આવાજ ચાલે ગયો એ हाँ અંદર કઈ કનેક્શનમાં ગડબડ છે સ્પ્રિંગ એની ઢીલી થઈ જાય છે छोटू अंकल अभी आवाज आ रही है એટલે आपकी? કઈ કનેક્શન પાછું અચાનક ચાલ્યું ગયું આપું તને કાકડીઓ આપું हेलो हेलो आपको मेरी हाँ जी आप तो जो मुझे आपने प्रश्न पूछा जी अभी ये तो जग जाहिर है आपने भी काफी क्लियर किया कि आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन सबकी अपनी अपनी एक किंतु मॉडर्न मेडिसिन में जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी है दिन ब दिन आगे बढ़ती जाती है काफी संयंत्रों का उपयोग करके जी तो वो तो सबके लिए है एक्चुअली तो एक अच्छी बात है उनका रिसर्च चल रहा है फिजिक्स है उसमें केमिस्ट्री है उसका सबका उपयोग और भी साइंस जो है रेडियोलॉजी है सबका उपयोग बाकी जो भैया बता रहे थे जनक भाई तो हम जो डिटर्जेंट साबुन यूज करते हैं जी धुलाई में तो उसका भी दुष्प्रभाव है कि वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को सोख लेता है और उससे पानी में पनपने वाले जो सूक्ष्म जीव है माइक्रोब से मछलियां हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है इसलिए भी ये जो बिना डिटर्जेंट ऐसे मैंने पढ़ा है मुझे ज्यादा उसका नहीं है एग्जैक्टली किंतु ये काफी बीच में प्रचलन हुआ था कि सादे सोप आपको डिटर्जेंट बिगड़ के ठीक है अस्तु बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आप सभी भी इतनी देर तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद बने रहे उसके लिए भी धन्यवाद और बाकी बहुत बढ़िया रहा आज का सत्र है ना सभी से बात करना बढ़िया रहा ओके चलिए तो मिलते हैं कल सुबह कल है शुक्रवार और उस कल हम क्लास करेंगे कंटिन्यू और उसके बाद शनिवार को सुधा पांडे जी के साथ हमारा विशेष सत्र रहेगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे नमस्ते आपका दिन शुभ हो हरिहर नमस्ते सभी को नमस्ते